आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। जी हाँ, हर माँ बाप अपने बच्चों की सेहत को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। वो चाहते हैं और ये दुआ करते हैं कि जो उनका बच्चा है वो सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे और कोई भी बीमारी उसे छू ना सके। पर कभी कभार ऐसी दिक्कतें हमारे जिस्म में घर कर लेती हैं जिनका इलाज हमें शायद नामुमकिन सा लगता है। और उसी में एक ऐसी परेशानी है हाइट, यानी कि कद का ना बढ़ना या एक उम्र के बाद बंद हो जाना। कभी कभार हम बच्चे देखते हैं कि जिनका जो कद है वो कम रह जाता है या फिर एक उम्र के बाद उनकी जो हाइट है वो बढ़नी बंद हो जाती है। उसके कई सारे वजूहात हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी तो ये है रीज़न उसका कि उनके पेरेंट्स की ही हाइट का कम होना, या फिर उनके ग्रोथ हार्मोन्स में कमी होना, या फिर सही डाइट का ना मिलना। और भी बहुत सारे रीज़न्स इसके पीछे हो सकते हैं। पर जहाँ हमें लगता है कि माँ बाप परेशान होते हैं जब उसके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली इससे जूझते हैं। तो अगर आप भी परेशान हैं कि आपकी या आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आज की ये पेशकश आप लोगों के लिए बेहद खास है। आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालात हमारे माहिरीन से लाइव पूछ सकते हैं। लेकिन अभी वक्त है ये खास रिपोर्ट का। नाजरीन, सेहतमंद जिस्म, तंदुरुस्त व तवाना आज़ा, मजबूत जिसामत और ऊंचा कद तकरीबन हर किसी की ख्वाहिश होती है। लेकिन कुदरत किसको क्या और कैसा अता करेगी ये तो वक्त के साथ साथ मालूम होता है। मगर इस सब के अलावा बुनियादी बात सेहत है। अगर सेहत दुरुस्त है तो सब ठीक है। लेकिन हमारा मुआशरा इस तरह का रहा है कि यहाँ अच्छी शक्ल सूरत, जिसामत और कद को बरतरी हासिल रही है और छोटे कद कामत के अफराद को इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। खास तौर से बौनेपन के शिकार अफराद के साथ ऐसे मामलात पेश आते हैं। इंसान की ज्यादा या औसत से कम लंबाई होना, पैर छोटे होना और हाथों की लंबाई ज्यादा होना, या हाथ छोटे और पैर की लंबाई ज्यादा होना और जिस्मानी नशोनुमा आम लोगों से अलग होने की सूरत हाल को बौना कहा जाता है। एकेंड्रोप्लासिया दरअसल जीनियाती परेशानियों के सबब होता है, जिसकी वजह से कोई शख्स औसत साइज के मर्द या औरत से नुमाया तौर पर छोटा होता है। अगरचे बौनेपन की बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन इस हालत की दो अहम अक़साम हैं, मुतनासिब और गैर मुतनासिब। जब सर, तने और आज़ा एक दूसरे के तनासुब में होते हैं लेकिन औसत साइज से बहुत छोटे होते हैं, तो इस हालत को मुतनासिब होने के नाम से जाना जाता है। इस किस्म के अफराद अक्सर हार्मोन्स की कमी का नतीजा होते हैं। इसका इलाज जब बच्चा बढ़ रहा हो हार्मोन इंजेक्शन के साथ किया जा सकता है। गैर मुतनासिब बौने अफराद में एकेंड्रोप्लासिया नामी जीनियाती हालत के नतीजे में बाजू और टांगें औसत साइज के मुकाबले नुमाया तौर पर छोटी होती हैं, लेकिन तना किसी ऐसे शख्स की तरह होता है जो बौनेपन से मुतासिर नहीं होते। इसमें हड्डियों की नशोनुमा नहीं हो पाती, जिसका असर पूरे जिस्म की नशोनुमा पर पड़ता है। बच्चों में बौनेपन का पता लगाने के लिए हार्मोन की जांच की जाती है। ग्रोथ हार्मोन या दीगर हार्मोन बच्चों की नशोनुमा के लिए जरूरी होते हैं। कुनबे की मेडिकल हिस्ट्री से भी इस हालत के बारे में जानने में मदद मिलती है। हमल के दौरान भी अल्ट्रासोनोग्राफी से इसका पता लगाया जा सकता है। इसकी कुछ अलामात में जबड़ा और दांतों का आगे की तरफ निकला हुआ होना, रीढ़ की हड्डी का साइज ठीक न होना शामिल है। इसके अलावा आज़ा छोटे होते हैं और तनासुब में नहीं होते। कोहनी का काम महदूद होता है। उंगलियां छोटी होती हैं। पैर झुके हुए होते हैं। जिस्म के मुकाबले सर का साइज ज्यादा होता है। माथा भी बड़ा होता है। गर्दन छोटी होती है। बहरहाल ये भी कुदरत की अता करदा हालत है और अगर हमारे कुनबे में ऐसा कोई है तो उसे भी पूरे वकार और एतमाद के साथ जिंदगी जीने का हक है। साथ ही मुआशरे की सोच को भी तब्दील करने की जरूरत है ताकि हम अपने बर्ताव से किसी को भी ठेस न पहुंचाएं।
जैसे कि हमने अभी अपने रिपोर्ट में भी देखा कि हर कोई चाहता है कि एक एवरेज हाइट या एक अच्छी हाइट जो है वो हर एक की ख्वाहिश होती है। तो इसीलिए आज हेलो डॉक्टर पर हमारा मौजू है एकॉन्ड्रोप्लेजिया एंड शॉर्ट स्टेचर। ये दोनों बीमारियां जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसमें जो बच्चे का जो कद है वो एक हद के बाद जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि एकॉन्ड्रोप्लेजिया और शॉर्ट स्टेचर इन दोनों में क्या फ़र्क है, इनके अलामात क्या हैं, इनके वजूहात क्या है इसका इलाज, और इन्हीं सभी मौजूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक खास पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। जी हाँ, एकॉन्ड्रोप्लाजिया या शॉर्ट स्टेचर पर बात करने के लिए आज हमारे बीच एक्सपर्ट्स का खास पैनल आया हुआ है। आइए आपको उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर राजेश खडगावत। आप एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आपका बहुत बहुत वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर निशांत रायजादा। आप यूसीएमएस हॉस्पिटल में एचओडी एंडोक्राइनोलॉजी और एडिशनल प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर धीरज कक्कड़। आप मेडिकल ऑफिसर हैं एमसीडी दिल्ली में। आपका भी बहुत बहुत वेलकम है डॉक्टर साहब। मेरा पहला सवाल डॉक्टर राजेश खडगावत आपसे है, क्योंकि बच्चों की लंबाई के ऊपर एम्स में सबसे ज़्यादा काम आपने किया है, अब इसके माहिर हैं। डॉक्टर साहब, एकॉन्ड्रोप्लाजिया की अगर हम बात करें तो ये बीमारी होती क्या है डॉक्टर साहब? एकॉन्ड्रोप्लेजिया एक ऐसी बीमारी है जो कि जन्मजात होती है। जब बच्चे का विकास हो रहा होता है उसकी हड्डियों में कुछ ऐसी कमी हो जाती है कि जिसकी वजह से उसकी हड्डियों की लंबाई अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पाती है और ये बच्चे बहुत ही छोटे रह जाते हैं जी। इसका पता हम जन्म पे भी चल सकता है और जन्म के बाद कभी भी हमें पता चल सकता है। इसकी औसतन लंबाई जो है 4 फुट से ज़्यादा नहीं होती है और क्योंकि इनमें जेनेटिक डिफेक्ट होता है तो ये फैमिलीज में रन करते हैं जी। और ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर किसी भी एक को एकॉन्ड्रोप्लेजिया हो गया है और बाद में आगे चल के उनकी शादी होती है और उनके बच्चे होते हैं तो बच्चों में भी यह बीमारी जाने के बहुत चांसेस रहते हैं कि बच्चों को भी एकॉन्ड्रोप्लेजिया हो जाएगा। जैसा हमने देखा कि हमें जो इससे पहले रिपोर्ट दिखाया था रिपोर्ट में कि इसमें हड्डियां बहुत छोटी रह जाती है। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो होता है कि हाथ और पाँव में होता है। हाथ और पाँव बहुत छोटे रह जाते हैं क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है, जीन्स में डिफेक्ट है, इसलिए बहुत अच्छा इलाज इसका संभव नहीं है। हालांकि यह कोशिश की गई है कि ऐसे बच्चों को हम ग्रोथ हार्मोन दें और ग्रोथ हार्मोन दे तो कुछ फायदा होता है, लेकिन बहुत अच्छा फायदा ग्रोथ हार्मोन देने के बाद भी नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं आपका प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम देखकर। बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी 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 रवि कुमार जी, मेरा मैडम एंड अदर्स, गुड इवनिंग। हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, हमें सुनाई दे रही है। अपना सवाल पूरा करिए। मैं ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता, मैं डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ भोपाल से। जी जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर्स की टीम से जी। मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम भोपाल। जी जी, आप सवाल हम आपको सुन चुके हैं। आप भोपाल से बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं ये डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ, हाँ जी, ये जो हाइट होती है ये हेरिडिटरी कैरेक्टर होती है या एक्वायर्ड कैरेक्टर होती है? बिल्कुल, मैं डॉक्टर राजेश खडगावत सर आपका रुख करना चाहूंगा। लेट मी फिनिश। जी जी, आप पूरा करिए। जी, आप अपना सवाल कंटिन्यू करिए प्लीज कंप्लीट योर क्वेश्चन। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि कई बार देखा गया है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एबनॉर्मली टॉल होते हैं, कुछ लोग एबनॉर्मली डॉर्फ होते हैं, उसका क्या कारण? बिल्कुल, मैं डॉक्टर राजेश खडगावत सर का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब इनके सवाल का जवाब दें। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि पहला तो ये कि हाइट हमारी कैसे डिसाइड होती है। अगर हम जैसे मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि कोई लंबा है कोई छोटा है, क्या मुख्य कारण है इस हाइट में लोगों के अंतर होने का? तो सबसे मुख्य कारण है कि जेनेटिक्स यानी हेरिडिटी है। उनके पेरेंट्स की लंबाई डिफरेंट रहती है, तो किसी भी बच्चे की 90% चांस है कि उसकी लंबाई क्या होगी ये उसके माता और पिता की लंबाई से डिसाइड होता है। उन दोनों की हाइट का एवरेज निकाल के उसको हम सेक्स से करेक्शन कहते हैं, जिसको मिड पेरेंटल हाइट कहते हैं, उसके अनुसार ही बच्चे की हाइट चलती है और यह 90% सत्य होता है। लेकिन 10% वेरिएशन इसमें भी रहता है। 10% वेरिएशन में शामिल होता है कि पिछली 6-7 पीढ़ियां
में के जो करेक्टर हैं, जेनेटिक करेक्टर है, वो भी हाइट को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 90% चांस है कि माता पिता की लंबाई के अनुसार ही बढ़ती है। हाँ, यह भी सत्य है कि कुछ बच्चों में जिनके माता पिता की हाइट कम होती है तो भी बच्चे लंबे हो जाते हैं, या कुछ में माता पिता की हाइट बहुत अच्छी होती है तो उन बच्चों की हाइट कम रह जाती है। इसमें सबसे मुख्य कारण तो यह है कि उनके जो फोर फादर्स के जो पुरानी जनरेशन्स के जीन है उनका भी किसी का असर आ सकता है। कुछ में ऐसा होता है कि उनको बचपन में किसी तरह की कोई बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से हाइट बढ़ना रुक गई हो, वो एक कारण हो सकता है। और अधिकतर कारण में ये होता है कि पिछली 7 पीढ़ियों का असर आ सकता है, लेकिन 90% असर रहता है माता पिता की लंबाई का। बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर राजेश ने कहा, डॉक्टर निशांत, की जेनेटिक भी एक फैक्टर होता है, और हमने अभी अकॉन्ड्रोप्लाजिया के बारे में बात की जिसमें सर ने हमें ये समझाया कि इसमें एक हद के बाद हाइट रुक जाती है, बढ़ती ही नहीं है। हमारा आज के जो टॉपिक है उसमें अकॉन्ड्रोप्लाजिया के साथ साथ हम शॉर्ट स्टेचर पे भी बात कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को समझाइए कि क्या फ़र्क है अकॉन्ड्रोप्लाजिया और शॉर्ट स्टेचर में। ये शॉर्ट स्टेचर को अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो ये है कि जो हाइट पोटेंशियल है बच्चे का वो हाइट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहा है, हाइट उसकी अपनी उम्र के बाकी बच्चों के मुकाबले कम चल रही है। Okay. इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ नॉर्मल वेरिएंट भी हो सकते हैं, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। उन्हीं बीमारियों की लिस्ट में एक बहुत ही रेयर बीमारी है अकॉन्ड्रोप्लेजिया, जिसमें कि जैसे कि बताया गया है कि हड्डियों के अंदर कमी हो जाती है, इसकी वजह से हड्डियां की लंबाई नहीं बढ़ती है। ओके। तो ये अकॉन्ड्रोप्लेजिया। तो ये हाथों और पैरों पे इफेक्ट करता है सर? ये ज्यादातर तौर पे इन जो अकॉन्ड्रोप्लेजिया में जो शरीर होता है उसकी लंबाई उतना कम नहीं होती है, लेकिन हाथ और पैर दोनों काफी छोटे रह जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो लंबाई है वो बहुत छोटी रह जाती है। तो अगर हम ये समझे कि जैसे कि अभी आपने बताया कि अकॉन्ड्रोप्लेजिया में जो है वो हाइट नहीं बढ़ती है एक हद के बाद, लेकिन हम शॉर्ट स्टेचर की अगर बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि हाँ, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स देने से या किसी तरह की डाइट अच्छी करने से हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम हाइट बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, शॉर्ट स्टेचर के अंदर में उसका कारण क्या है वो पता लगाना होता है। अगर वो नॉर्मल वेरिएंट ही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हाइट गेन हो जाती है। लेकिन अगर कोई बीमारी मिलती है, कोई थायराइड की बीमारी है, कोई और हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, कोई कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है, तो उसका इलाज करने से वो ठीक हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन की कमी भी बहुत कॉमन नहीं है, एक रेयर कंडीशन है। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी पाई जाती है तो इसके इलाज करने से भी हाइट बढ़ जाती है। ओके, थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर धीरज, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप एक होम्योपैथ हैं बेसिकली, तो किस तरीके से होम्योपैथी में ये शॉर्ट स्टेचर है, लंबाई का कम होना है, किस तरीके से इस बीमारी का इलाज होता है? हाँ, देखिए, जैसा शॉर्ट स्टेचर में डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके और भी कई कारण हो सकते हैं जेनेटिक्स के अलावा। जैसे कुछ तो हार्मोन्स का, जिसमें थायराइड है, ग्रोथ हार्मोन है, सेक्स हार्मोन्स हैं। इसके अलावा लिवर की, किडनीज की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, ऐसी भी कुछ लॉन्ग टर्म बीमारियां रहती हैं जिसके कारण से भी जो सामान्य हाइट है वह वहां तक बच्चा नहीं पहुंचता है। एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो जेनेटिक्स है वही 80 से 90% हमारी हाइट को डिटरमाइन करती है। खड़गावत ने भी यही बात जी, हमारा कार्य है कि आपको आपकी बच्चे की पोटेंशियल उस हाइट तक हम पहुंचाएं। उसके बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको हम दूर करें ताकि आप अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच सके। अकॉन्ड्रोप्लेजिया के कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों में। मेरा सवाल थोड़ा सा हटके था जी, होम्योपैथी में। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अकॉन्ड्रोप्लेजिया की वजह से जो बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, आर्थराइटिस, स्पाइन में डिफॉर्मिटीज, उनकी मोबिलिटी ना होना, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होना, रेकरेंट ईयर प्रॉब्लम्स होना, यह ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि अकॉन्ड्रोप्लेजिया के बच्चों में रहती है। होम्योपैथी उन बच्चों को इन सब प्रॉब्लम्स में मदद करने में हेल्प करती है, क्योंकि अकॉन्ड्रोप्लेजिया एक क्रोमोसोमल जैसा डिफेक्ट है, उसमें हम कुछ विशेष नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से जो साइंस और सिम्टम्स बच्चों को हैं उसमें होम्योपैथी जो है वो हर स्टेज पर बच्चों की मदद कर सकती है। थैंक यू। डॉक्टर राजेश, अगर हम एक नॉर्मल एवरेज हाइट की बात करें तो अगर हम बाय बर्थ से अगर इसको देखना शुरू करें तो क्या बर्थ से ही हम इसे मेजर कर सकते हैं, या कितने टाइम बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा बच्चा है इसकी हाइट नॉर्मल है, और किस एज के हिसाब से जो है हमें कब कब मेजर करनी चाहिए कि वो ठीक बढ़ रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया। जो हमारे भारतवर्ष के बच्चों के डेटा है उसके अनुसार जब बच्चा पैदा होता है तो बर्थ पे उसकी लंबाई, हम हाइट नहीं कहते, 2-3 साल तक लंबाई नापते हैं। उसको लेटा के नापते हैं क्योंकि बच्चा खड़ा नहीं हो सकता। तो 50 सेंटीमीटर औसतन बर्थ पे होती है, और 1 साल के अंतर पे ये 75 सेंटीमीटर हो जाती है, और ऐसे धीरे धीरे करते बढ़ना इसका स्पीड कम होती है, और 4 साल पे ये 100 सेंटीमीटर के करीब ये लंबाई हो जाती है। इसके बाद में हर साल औसतन 4.5 से 5 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ती रहती है जब तक कि उसके शरीर का विकास शुरू नहीं होता है।
कुछ बच्चों में शरीर का विकास, जिसे हम सेक्सुअल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें सेक्स हार्मोन बनने शुरू हो जाते हैं, उस वक्त हाइट एकदम से लंबे तुरंत बढ़ती है। उससे पहले तक 4 साल से लेके 10, 11, 12 साल तक औसतन 5 सेंटीमीटर 1 साल में बढ़ जाती है लंबाई। और उसके बाद में जैसे ही प्यूबर्टी या शरीर का सेक्सुअल डेवलपमेंट शुरू होता है, हाइट एकदम से बढ़ती है। सो उस दौरान में जो लड़के हैं उनकी लंबाई करीब 20 से 25 सेंटीमीटर बढ़ती है, लड़कियों की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ती है। और ऐसे करके जब उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उनकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। उसके बाद हम कुछ भी करें, उसके बाद लंबाई हम नहीं बढ़ा सकते हैं। ओके, तो वैसे अगर हम बात करें कि जैसे आपने मेल और फीमेल की बात की, तो जो हाइट है कितनी, मतलब मेल और फीमेल के जो है हाइट कितनी तक बढ़ती है, मतलब किस एज तक हम अगर हम बात करें हाइट की तो हाँ, हाइट बढ़ने का कोई ऐसा फिक्स एज नहीं है कि 12 पे खत्म हो जाएगी या 13 पे खत्म हो जाएगी। हाइट तभी तक बढ़ेगी जब तक सेक्सुअल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। अच्छा, लड़कियों में हम, क्योंकि यह कहना आसान होता है कि जब माहवारी शुरू हो गई या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के 2 साल के अंदर अंदर उनकी हाइट फाइनल हो जाती है। उसके बाद लंबाई बढ़ना बहुत ही कम होता है। लेकिन बॉयज में इसी तरह से अगर दाढ़ी मूंछ उनकी आ गई है तो उसके बाद लंबाई नहीं बढ़ती है। एज से नहीं है। अगर 14 साल पे आपको दाढ़ी का विकास आना शुरू हुआ है तो 2 साल तक कंटिन्यू रहेगा। अगर आपका 9 साल पे शारीरिक विकास शुरू हो गया तो 11-12 पे आपका बंद हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। निशांत, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर अकोंड्रोप्लाजिया या शॉर्ट स्टेचर की बात करें तो किस तरीके के जो हमारे शरीर हैं उसमें किस तरीके की तकलीफें या दुष्प्रभाव होते हैं इस बीमारी के? देखिए, शॉर्ट स्टेचर अपने आप में एक बीमारी नहीं है। शॉर्ट स्टेचर किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है, उसका कारण क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि अकोंड्रोप्लेजिया तो एक बहुत ही रेयर कारण हो गया, जैसे हमने बात कर ली, ये तो आप आमतौर पे देखने में नहीं आता है। लेकिन जो मेन सिम्टम होंगे या जो दिक्कत आएगी वो उस बीमारी से आएगी जिसकी वजह से शॉर्ट स्टेचर हो रहा है। अगर किसी को खून की कमी है, आयरन बहुत कम है बॉडी में, हीमोग्लोबिन बहुत लो है, तो बच्चे को सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है, बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है और खाना पीना जो है भूख कम लग सकती है। साथ के साथ में उनको हाइट कम भी हो सकती है। उसी प्रकार अगर थायराइड की बीमारी है तो थायराइड के बाकी सिम्टम होंगे, मेंटल स्लोइंग होएगी, बच्चे थोड़ा सा आलसी होंगे, समझ स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएंगे, क्लासेस में अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे, साथ के साथ में हाइट कम भी रह सकती है। तो इस प्रकार से जो उसका कारण होता है उसके लक्षण आपको मिलते हैं और साथ ही साथ एक लक्षण हाइट का ना बढ़ना भी होता है और कई बार इस लक्षण की वजह से भी हम उस बीमारी तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर धीरज, आप एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं और होम्योपैथी में ज़्यादातर जब भी इलाज होता है तो पूरा उसकी हिस्ट्री के हिसाब से आप इलाज करते हैं। तो हमने ये भी देखा कि डाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके अंदर, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए और अगर स्पेशली उन केसेस में अगर बच्चे की हमें लग रहा है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो किस तरह की डाइट उसे देना चाहिए और क्या उनकी डाइट में ऐड करना चाहिए? जी बिल्कुल, जेनेटिक्स के अलावा डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज जो है, इन दोनों का भी 10 से 20% रोल रहता है हमारी हाइट में। अपार्ट फ्रॉम जो अगर और कोई बीमारी है तो उसको दूर करने के अलावा एक हमें बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए जिसमें एक तो सबसे पहले प्रोटीन्स की मात्रा हमें अच्छी लेनी चाहिए है। ये आवश्यक नहीं है कि हम आर्टिफिशियल या बहुत हाई प्रोटीन लें। जो सामान्य हमें पनीर में, सोयाबीन में, एग्स में, मीट में, फिश में प्रोटीन्स मिलता है वह ले सकते हैं। इसके अलावा जो है कैल्शियम और विटामिन डी, यह हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। इसके तीसरा जो हमारे इंपॉर्टेंट विटामिन हैं और मिनरल्स हैं, वह तीनों हमारी डाइट, वह दोनों हमारी डाइट में सम्मिलित हों। तो जो भी हमें फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस दालें हैं, दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ों का जो सेवन है, एग है, फिश है, मीट है, ये सारी हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि जो सामान्य विकास है वह बच्चे का वह हो सके। तो न्यूट्रिशन का और डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक मैं बीच में ऐड करना चाहूँगा, रेगुलर स्लीप, यानी जो नींद है वह पूरी मात्रा में बच्चे को लेनी चाहिए क्योंकि नींद लेने से ग्रोथ हार्मोन जो है वह भी अच्छी मात्रा में रिलीज होता है। पंजाबी में कहावत है कि पेठा पुत्र वद्दा है, यानी पढ़ा हुआ बच्चा जो है वह भी ग्रो करता है। तो जितनी अच्छी वह नींद लेगा उतना अच्छा वह ग्रो करेगा, ये भी एक सामान्य कहावत है। तो यह तो न्यूट्रिशन की बात। इसके साथ साथ जो जेनेटिक्स के अलावा 10 से 20% हम रेगुलर एक्सरसाइजेज और योगा करके भी, 2 चीजें हैं उसमें, एक तो हमारी फिजिकल मोबिलिटी रहेगी, दूसरा स्ट्रेचर जो हमारा है। एक्सरसाइज और योगा की हम आपसे बात करेंगे, इससे पहले हम चाहते हैं कि एक हम सवाल जो है डॉक्टर राजेश से कर लिया जाए।
तो डॉक्टर राजेश, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की ना हाइट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि उसके बच्चे की हाइट बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे की हाइट कम क्यों है। तो ये देखते हैं आपके पास भी इस तरह के केसेस आते होंगे? हाँ बिल्कुल, अधिकतर केसेस इसी तरह के आते हैं कि हमारा बच्चा क्लास में छोटा है या पड़ोसियों के बच्चों के मुकाबले छोटा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम हमारे बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके माता पिता की लंबाई अलग है। एक बच्चे की तुलना उसके सगे भाई से हो सकता है, या एक लड़की की तुलना उसकी सगी बहन से ही हम लंबाई की तुलना कर सकते हैं, दूसरों के बच्चों से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स की हाइट डिफरेंट है। और डाइट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जो डॉक्टर धीरज ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, एकदम न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आजकल बाजार में कई तरह के प्रोटीन्स मिल रहे हैं, जो ये कहते हैं कि जी हाँ जी, तो उसमें कई तरह के प्रोटीन है। लोग क्लेम करते हैं कि आप ये प्रोटीन ले लीजिए, इससे हाइट जल्दी बढ़ जाएगी। होता क्या है कि कुछ में, सब में नहीं, कुछ में ऐसा होता है कि उसमें स्टेरॉइड मिला देते हैं। सो ये स्टेरॉइड कुछ नहीं होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं, उसमें मिला दिया। सो आप जैसे ही लेंगे हाइट एकदम से बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि अरे बहुत अच्छा असर आ रहा है, लेकिन उसमें हड्डियों की उम्र भी तेजी से बढ़ती है। सो एक बार तो लगता है कि बच्चा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी लंबाई जल्दी बढ़नी रुक जाती है। सो हमें बिल्कुल भी इन पे विश्वास नहीं करना है। जो भी आपको प्रोटीन खिलाना है, घर का प्रोटीन खिलाना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध, दही, पनीर, दालें ये ज्यादा लेनी है, और अगर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आपको अंडे, मांस, मछली, इनसे हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलना है। सो हमें, हमारा जोर सबसे ज्यादा है कि जो घर से हम प्रोटीन उनको दे सके, और बाहर के प्रोटीन पे विश्वास नहीं करें। बिल्कुल, लोग हमें जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, उन पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, एक क्लियर मैसेज है। बिल्कुल, अपने घर की जो डाइट है वो सबसे बेस्ट डाइट होती है। तो डॉक्टर धीरज, वापस से आपके पास आते हैं, और आप बात कर रहे थे योग आसन के बारे में। कुछ आसन जो है आप बताना चाहते हैं कि जिससे कि हाइट को बढ़ाने में हमें वो हेल्प करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं उसके बारे में। जी, हम उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो जो स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइजेज हैं वह हम ज़रूर हमें करनी चाहिए नियमित तौर पे 5 से 10 मिनट। जैसे कि हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें स्ट्रेचिंग करते हुए हमें स्पाइन की ओर विशेष ध्यान देना है अपना। उसके 2 लाभ हैं, स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वह ठीक रहेगी, और दूसरा जो हमारा पोस्चर है वह भी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज हैं। और इसके अलावा दूसरा जो है ये आसन जी, इसके साथ दूसरा सूर्य नमस्कार जो है वह बहुत अच्छा है। एक आसनों का सेट रहता है जिसमें 1 से लेकर 10 तक अलग अलग प्रकार के आसन रहते हैं। तीसरा, कुछ प्रकार के विशेष आसन हैं जो कि हमारी फिजिकल फिटनेस को मजबूत करते हैं। बीच बीच में उसमें से एक आसन जो है, मैं कुछ आसनों के नाम बता रहा हूं। ताड़ आसन, जैसा कि बड़ा ही पॉपुलर आसन है, दोनों हाथों को ऊपर खींचना। दूसरा त्रिएक ताड़ आसन। तीसरा कोण आसन, यह अभी हमारे स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें हम बाईं और दाईं ओर जो है हाथों को लेकर जाते हैं। इसके साथ इसके अगला आसन है, ये कोण आसन हम देख रहे हैं, ये त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन, कोण आसन, त्रिकोण आसन कुछ भी कह सकते हैं। इसके अलावा 2 अभी और आसन हैं जो कि हम उल्टा लेटकर करते हैं। इसमें पहला भुजंग आसन है, जिसको सर्पासन भी बोलते हैं। ये स्पाइन की मोबिलिटी को ठीक रखने के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये अभी हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भुजंग आसन इस टाइम हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जी। इसके बाद एक और अभी करके दिखाएंगे धनुरासन। ये बहुत सरल आसन है जो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। ये धनुरासन है। तो ऐसे हम रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के द्वारा, सूर्य नमस्कार के द्वारा और ये कुछ आसनों के द्वारा अपनी फिजिकल फिटनेस को ठीक रख सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर धीरज ने बताया कि कुछ आसनों के नाम उन्होंने हमें बताए, जैसे कि त्रिकोण आसन, सूर्य नमस्कार, भुजंग आसन, धनुरासन। ये सब आसन जो है जो हम रेगुलर अपने डेली रूटीन में करते भी हैं। लेकिन अगर आपकी हाइट, अगर आप कहीं ना कहीं अपनी हाइट को लेके परेशान हैं, तो ज़रूर अपनी उसमें जो योगा में है ये वाले आसन आप ज़रूर फॉलो कीजिए। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि योग के द्वारा भी हमें मदद मिल सकती है और हमें उसका उपयोग करना चाहिए। मैं डॉक्टर खडगावत सर आप ही का रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जेनेटिक मेकअप की, डॉक्टर साहब आपने बताया कि अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो उसका असर बच्चों पे पड़ता है, तो क्या मदर की साइड से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या उनके फोर फादर्स हैं, वो जो ट्री है उसका भी इफेक्ट पड़ सकता है?
बिल्कुल पड़ सकता है। अगर हम बात करें कि घर में लड़के की बात करें तो उस पे ज्यादा असर पिता की साइड की फैमिली का आता है, और लड़की की बात करें तो उस पे ज्यादा असर जो जेनेटिक फैक्टर्स है उसमें माता पिता के अलावा जो फोर फादर्स है वो मदर की साइड से ज्यादा आते हैं। लेकिन इन सब का कंट्रीब्यूशन, फोर फादर्स का कंट्रीब्यूशन 10% से ज्यादा नहीं होता है। 90% उनका जो जेनेटिक का टोटल 90% है वो माता और पिता की लंबाई से संबंधित रहता है। ओके डॉक्टर निशांत, जैसे कि अभी हमने सारी देखी जेनेटिक फैक्टर्स और ये सब, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एक आम इंसान को कैसे पता चले कि उसका जो बच्चा है उसकी सही से ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या कुछ सिम्टम्स उसे नज़र आते हैं उस ग्रोथ के वक्त पर, वो आप हमें बताइए। देखिए, अगर आपका बच्चा स्कूल में फॉर एग्जांपल असेंबली में खड़े होते हैं, हाइट के हिसाब से खड़ा किया जाता है। अगर बच्चा मान लीजिए 4थी या 5वीं पोजीशन पे खड़ा होता था और साल 10 साल बढ़ते बढ़ते वो क्लास सबसे आगे पहुंच गया है, इसका मतलब बाकी सब बच्चे हाइट में उनसे बढ़ गए हैं, उसकी हाइट नहीं बढ़ पाई है। तो ये एक सिम्टम हो सकता है जिसमें कि डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि पहले भी बात हुई थी कि बाकी बच्चों से कंपेयर करने से अच्छा है कि अपने सगे भाई या सगे बहन से कंपेयर किया जाए। अगर मान लीजिए एक छोटा भाई जो 2 साल छोटा है वो हाइट में बड़े भाई के बराबर हो गया है, उसके क्रॉस कर चुका है, तो ये एक और लक्षण हो सकता है। पर अगर पेरेंट्स की बात करें, अगर एक में हस्बैंड की हाइट बड़ी है, वाइफ की हाइट छोटी है, तो भी तो बच्चों में डिफरेंस आ सकता है। बच्चों में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है कि छोटा भाई जो है वो बड़े भाई को क्रॉस कर जाता है, तो ऐसे में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, इसमें डॉक्टर की सलाह ले लेना चाहिए। जरूरी नहीं कोई बीमारी ही निकले इसमें, लेकिन ऐसा बीमारी निकलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर सोसाइटी में देखा जाता है अगर पेरेंट्स में से एक पेरेंट की हाइट शॉर्ट है, कम है, शॉर्ट स्टेचर के हैं, तो क्या पहला बच्चा उनका शॉर्ट होता है, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो तो जेनेटिक मेकअप हर बच्चे का थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा, और दोनों पेरेंट्स से ही आता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पहला बच्चा शॉर्ट होगा या दूसरा शॉर्ट होगा, ये किसी भी बच्चे में भी वो परिलक्षित हो सकता है। जी, मैनिफेस्टेशन किसी में भी हो सकता है। तो क्या सिर्फ जेनेटिक ही फैक्टर की बात करते हैं या और भी कोई रीजंस हो सकते हैं बच्चे के अंदर शॉर्ट हाइट कम होने के? जेनेटिक तो हमें समझ आ गया, बट क्या कोई और भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं या जिस वजह से बच्चे की हाइट कम रह जाती है? जैसे कि आपने बताया थायराइड और डायबिटीज की भी हमने बात की, मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में डॉक्टर राजेश हमें थोड़ा बताएं। हाँ बिल्कुल, जेनेटिक जो फैक्टर है वो हम चेंज नहीं कर सकते। सो हमारा क्या 90% पोर्शन तो अलग हो गया कि जेनेटिक चेंज हम नहीं कर सकते, वो तो वैसे ही रहेगी। उसके अलावा सबसे पहले जरूरत डॉक्टर धीरज ने बताया कि हमारा खाना अच्छा होना चाहिए, तनाव मुक्त जीवन होना चाहिए, वो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है, और उसकी नींद अच्छी होनी चाहिए, वो हेल्प करता है। उसके बाद सबसे बड़ा रोल आता है कि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे को बार बार साल में कई बार उल्टी दस्त के अटैक हो रहे हैं, 5-7 बार अटैक हो रहे हैं, उसके पेट में कीड़े हैं, अगर उसको खून की कमी है, तो ये साधारण से छोटी छोटी बीमारियां हैं। अगर ये लगातार लंबे टाइम तक रहती हैं, खून की कमी रहती है, तो बच्चे की लंबाई बढ़ेगी लेकिन बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी। अगर ये बीमारी और लंबे टाइम तक रहती है तो उसकी बढ़ने की और स्पीड कम हो जाएगी। इस तरह से किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है बच्चे को, चाहे सांस की बीमारी हो या पेट की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो या उसको लीवर किडनी की बीमारी हो। कोई भी बीमारी अगर बच्चे को होगी तो वो उसकी हाइट पे असर कर सकती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि लंबाई बढ़ना जीवन के लिए खतरा नहीं है। अगर लंबाई नहीं बढ़ती है तो जीवन फिर भी चल सकता है। सो इसलिए जब भी कभी शरीर में प्रॉब्लम होती है, एनर्जी की कमी होती है, तो उसका सबसे पहला असर लंबाई पे पड़ता है। लंबाई बढ़नी रुक जाती है, जो कम एनर्जी मिल रही है वो हार्ट, लीवर, लंग, किडनी के काम करने के लिए काम में आती है, लंबाई के लिए नहीं आती है। फिर जब जैसे ही प्रचुर मात्रा में एनर्जी आती है तो लंबाई वापस बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हम जब भी जांच करते हैं कि पहले तो ये देखना होता है कि बच्चे जो लंबाई, जैसे पेरेंट्स कह रहे हैं कि लंबा नहीं हो रहा, तो हमें ये पहली चीज हम देखते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। जी बिल्कुल। उसके लिए हम ग्रोथ चार्ट यूज करते हैं, चार्ट पे प्लॉट करके देखते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं ग्रोथ चार्ट की, और मैं चाहती हूँ कि हम इसको अच्छे से समझे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। हेलो जी, ये आपका प्रोग्राम जो है डॉक्टर का, इसमें बात करनी जी। जी जी, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपनी उम्र बताइए। मैं वो बोल रहा हूँ नदीम। जी जी, नदीम बोल रहा हूँ जी। हाँ जी नदीम जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जी शामली से। शामली से, अच्छा। आपकी क्या कितने साल के हैं? असल में हमारा साथी है एक जी, तो उसकी हाइट का प्रोग्राम है ना, हाइट का? हाँ जी, कद का। जी हाँ जी, तो उसकी हाइट जो है 6 फुट 3 इंच हो गई जी। अच्छा, तो उसका अभी उम्र भी कम है, 15 साल है। ओके, तो क्या ये किसी तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम है या नॉर्मल चीज है? ये जीटीपी से आए हुए आपके यहाँ डॉक्टर साहब, इनसे पूछना है बात। किन से जानना चाहते हैं आप?
ये डॉक्टर निशांत बैठे हैं। अच्छा, डॉक्टर निशांत से डॉक्टर निशांत, सवाल आपने सुना ही, 15 साल की उम्र और हाइट 5 फुट 3 इंच, तो क्या है ये? देखिए, हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा तो है, लेकिन अगेन इस पर डिपेंड करता है कि माता पिता की हाइट क्या है। अगर माता पिता दोनों काफ़ी लंबे हैं तो ये हाइट नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन अगर माता पिता ज़्यादा लंबे नहीं हैं और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा निकल रही है तो ऐसा हो सकता है कि इनमें कुछ हार्मोनल बीमारी हो। एक कारण हो सकता है कि इनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन रहा हो। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनने की वजह से, बहुत ज़्यादा बनने की वजह से कई बार हाइट जो है, जो नेचुरल हाइट है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर ऐसा लगता है कि माता पिता और भाई बहन उतने लंबे नहीं हैं जितने लंबे ये हैं, तो इन्हें जरूर डॉक्टर को मिल लेना चाहिए और जांचों से कारण का पता लगाया जा सकता है। जी, तो जैसे कि इसमें बात की गई हाइट की, हम लोगों ने बात की, तो इतनी कम उम्र में इतनी हाइट का होना, और अगर हम ये समझे कि अभी उम्र जैसे बढ़ेगी तो हाइट और भी बढ़ सकती है। दोनों बिल्कुल, तो इनको किसी न किसी टेस्ट के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपको आ रही है तो जैसे कि डॉक्टर ने आपको कहा कि आप जो है एक बार अपना ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट जरूर करवाइए, उसी से पता लगेगा इज इट नॉर्मल और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। से ही पता लगेगा। तो डॉक्टर खड़गावत, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, किन जांचों से, डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी जांचें हैं कि कोई पेरेंट अगर उत्सुक हो तो वो उन जांचों को करा के इस निष्कर्ष पे पहुंचे, इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ उसका बच्चा शॉर्ट स्टेचर की प्रॉब्लम से उसको होने वाली है? डॉक्टर साहब ऐसी कोई जांच? जांचों से पहले हमारे लिए जरूरी है, सबसे पहले तो हम उनकी अच्छी तरह से एक साइंटिफिक तरीके से लंबाई नापें कि लंबाई कितनी है। उसके बाद हमारे इंडिया के ग्रोथ चार्ट्स बने हुए हैं, हम ग्रोथ चार्ट्स पे उसकी लंबाई नाप के देखते हैं कि वो 3rd सेंटाइल से कम जा रही है या नहीं जा रही। तो फिर हम एक बार निर्णय करते हैं कि हाँ लंबाई कम है, अब हमें जांच करने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो जांच करते हैं ये देखते हैं कि किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। तो उसमें हम खून की जांच करते हैं, उसमें देखते हैं लीवर, किडनी, हार्ट, ये सारे कोई इनके संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं है, शरीर में प्रोटीन पूरा है, कोई विटामिन डी की कमी तो नहीं है, कैल्शियम की कमी तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन नहीं है। छाती का एक्सरे भी करके देखते हैं और हाथ का एक्सरे करके देखते हैं कि उसके हड्डियों की उम्र कितनी है, हड्डियों के बीच में गैप कितना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस जिसमें हम सारी जांच करके इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि कोई बीमारी है या नहीं है। अगर कोई बीमारी मिलती है तो सबसे पहले उस बीमारी का इलाज करना शुरू करते हैं। और अधिकतर केसेस में ये होता है कि जैसे हम बीमारी का इलाज करते हैं, जैसे शरीर में खून की कमी आ गई, आयरन की कमी आ गई, और हमने जैसे ही आयरन देना शुरू किया बच्चे की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है। और अधिकतर केसेस में होता है कि छोटी मोटी कोई बीमारी हम पकड़ लेते हैं, उसका इलाज करते हैं और बच्चे की हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। कुछ केसेस में जो कि जैसा डॉक्टर निशांत ने बताया कि ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, उसमें ये होता है कि हम आगे थोड़ी कॉम्प्लेक्स जांच होती है जिसमें हम दवाई देके 4-5 बार खून लेके ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट बोलते हैं, वो करते हैं। थोड़ा मुश्किल टेस्ट है, वो टेस्ट हम करके पता करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की कमी है या नहीं है। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी निकलती है, जो कि कॉमन नहीं है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन हम उनको देते हैं, इंजेक्शन आता है ग्रोथ हार्मोन का, जो कि जैसे डायबिटीज में इंसुलिन लगाते हैं उसी तरह से पेन आता है, पेन से ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। सो एकदम से उनकी लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है, ऐसे बढ़ती है कि जैसे खींच के लंबा कर दिया है। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि मल्टी मॉडल तकनीक है, तो शुरू में अगर किसी को पेरेंट्स को लगे तो पहले एक्सपर्ट से संपर्क करें और वो उसके बाद डॉक्टर साहब एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद जांचें करवाते हैं और जांचों के बाद ही इलाज का नंबर आता है। इस तरीके से हम अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर धीरज, जैसे कि अभी डॉक्टर राजेश ने बताया कि ऐसे क्या क्या इलाज इसमें हम लोग ले आ सकते हैं, अगर हम होम्योपैथी का नजरिया देखें तो उसमें किस तरह से, जब आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं तो वहाँ इलाज आप कैसे करते हैं? जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। सबसे पहले तो हम उनको काउंसिल ये करते हैं कि जो एक हाइट है ये 70-80% जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ये जेनेटिक है। तो एक हाइट का जो आपको जो माँ बाप की ओर से, भगवान की ओर से मिलनी है उतनी ही मिलेगी। आप उस हाइट के पोटेंशियल तक पहुंच जाएं, उसमें कोई रुकावट ना आए। हमारा कार्य उसके बीच की जो बाधाएं हैं उसको हमने दूर करना। तो अब होम्योपैथी में भी अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से, पेशेंट्स के बच्चों के लक्षणों के हिसाब से, उनके फिजिकल लक्षणों के हिसाब से, उनके मेंटल लक्षणों के हिसाब से ऐसी दवाएं हैं कि जो कि उनके जो बीच में अगर कोई हिंड्रेंस है तो उसको दूर करती है और बच्चा अपनी जो नेचुरल पोटेंशियल है उस हाइट तक पहुंचता है। तो ऐसी बहुत सारी, हम उनको मियाज़मेटिक मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ऐसे बोलते हैं, जिसके लिए कि एक विशेषज्ञ होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और वह लक्षणों के आधार पर दवा देगा और उसका जरूर लाभ होता है। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल। और डॉक्टर खड़गावत सर आपका रुख करना चाहेंगे, एक ईमेल हमारे पास आई है डॉक्टर साहब,
एक मदर हैं, वो ये जानना चाह रही कि बास्केटबॉल खेलने से या फिर एक्सरसाइज करने से भी क्या लंबाई को बढ़ाया जा सकता है? एक्सरसाइज से, जैसा हमने देखा है योगा से आपका जो जेनेटिक पोटेंशियल है उसको बढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे की लंबाई है उसको हम बास्केटबॉल खिलाएं या उसको कहें कि वो रोज कहीं से लटके तो उससे लंबाई बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। बास्केटबॉल की टीम में उन बच्चों का चयन ज्यादा होता है जो लंबे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बास्केटबॉल खेलने से लंबे हो जाते हैं। या कुछ माता पिता सोचते हैं कि अगर बच्चा वेट लिफ्टिंग करता है तो उससे बच्चा छोटा रह जाएगा, यह एक भ्रांति है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। न तो वेट लिफ्टिंग से बच्चे का लंबाई कम होती है, न बास्केटबॉल खेलने से या लटकने से उसकी लंबाई पे कोई असर पड़ता है। अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है वहां तक वो पहुंचेगा ही। बिल्कुल, उसके स्वस्थ होना बेहद जरूरी है, उसके बाद वो जिनको जो भगवान ने उनको प्रदान की है वो तो मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर निशांत, हम अमूमन देखते हैं न्यूज़पेपर्स भरे रहते हैं ऐड से कि कद बढ़ाएं और इतने टाइम में बढ़ाएं। तो ये जो लोग पहुंच जाते हैं एड्स को देखकर कि बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी इससे, तो कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं और ये कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, हमने पहले ही ये सब बात कर चुके हैं कि हाइट जो जेनेटिक पोटेंशियल होगा उतनी ही हाइट बढ़ेगी जी। और कोई बीमारी अगर नहीं है तो उस हाइट तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन सब लोगों की इच्छा होती है कि हाइट हमारी थोड़ी सी और निकल जाए, थोड़ा सा हम और लंबे हो जाएं। माता पिता भी ये चाहते हैं, कई बच्चे भी यही चाहते हैं कि भाई हम सुंदर लगें, लंबे लगें। तो इस जो मानसिकता का फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं, और वो इस तरह की चीज़ें ऐड देते हैं कि हाँ ये दवाई ले लीजिए, 15 दिन खाएंगे दवाई बढ़ जाएगी। कई बार उनमें कुछ हानिकारक चीज़ हो सकती है, जैसे डॉक्टर राजेश ने बताया स्टेरॉइड हो सकता है, इसकी वजह से एकदम से हाइट बढ़ भी सकती है और आपको लगेगा कि हाँ इससे तो फायदा हुआ, बट वो आगे चल के नुकसान करेगा क्योंकि फाइनल हाइट आपकी और कम रह जाएगी। तो मोटे तौर पे ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि आपकी हाइट आपके जेनेटिक पोटेंशियल से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। तो ऐसी किसी भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर विश्वास ना करें, वो केवल पैसा कमाने के लिए आपकी कमी का फायदा उठाना चाहते हैं। तो आप केवल अपने आप को हेल्दी रखें। अगर आपको लगता है आपको कोई बीमारी है तो उसका टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं, और अगर डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहें। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो डॉक्टर निशांत ने हमें दी है कि ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम लोग एड्स के जरिए जो है मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं कि शायद इससे हमारी हाइट बढ़ जाए, चाहे इससे हमें फ़ायदा पहुंच जाए, पर कुछ नहीं, जेबें खाली होती है। बिल्कुल, आपका पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो प्लीज़ बिना अपनी डॉक्टर की सलाह ले किसी भी तरह के एड्स पर विश्वास ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह पर ही दवाइयों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर होम्योपैथी की बात करें डॉक्टर साहब, कितना सक्सेस रेट, अगर आप इस तरह के केसेस आपके पास भी रोजमर्रा की आपकी प्रैक्टिस में आते होंगे, जी, तो किस तरह के केसेस आपको पेरेंट्स की डिमांड रहती है और किस तरीके से आप उसको फुलफिल कर पाते हैं? जी, जैसा डॉक्टर निशांत ने कहा, हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा लंबा हो। तो अगर केवल दवा से वो लंबा हो सकता होता तो फिर अमिताभ बच्चन जी से कम कोई हाइट चाहता नहीं है कि उसकी हो, लेकिन हर एक उसकी लिमिटेशंस हैं। एक तो हम, जैसा डॉक्टर साहब ने बीच में बताया, कि मोटे तौर पर हम उनको समझाना चाहते हैं कि आपके बच्चे की हाइट कितनी होगी, तो माता और पिता की जो हाइट है उसको मिलाकर उसका एवरेज लेकर, और उसमें लड़कों में 2.5 इंच और प्लस कर देते हैं और लड़कियों में 2.5 इंच माइनस कर देते हैं। तो एक मोटे तौर पर हम उनको बताते हैं कि इतनी तक आपके बच्चे की अगर हाइट पहुंच रही है तो ये सामान्य है और इसमें आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसको एक छोटा सा फॉर्मूला हमें याद रख सकते हैं 6-5-4 का, कि 0 से लेकर 4 वर्ष तक प्रति वर्ष 6 सेंटीमीटर, 4 से लेकर 8 वर्ष तक प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर, और 8-9 से लेकर और प्यूबर्टी तक अगर 4 सेंटीमीटर बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो ये एक सामान्य है। अगर इससे कम बढ़ती है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता रहती है। तो हम पहले तो उनकी यही काउंसलिंग करते हैं कि अगर आपके बच्चे की सामान्य हाइट बढ़ रही है और माँ बाप के हिसाब से ठीक है तो आपको किसी विशेष दवा की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर भी अगर लगता है कि बच्चे में कुछ कमी है और कोई बीमारी का उसका लक्षण ऐसे थायराइड है या कुछ और बीमारी है, तो लक्षणों के आधार पे उस बीमारी की चिकित्सा करना या एक उसको हेल्दी लाइफस्टाइल रखना और ऐसी दवाएं देना कि जिससे उसका पूर्ण रूप से बच्चे का विकास हो, ऐसी दवाइयां जो हैं वो मदद करती हैं ताकि वो अपना बच्चा अपने पोटेंशियल तक पहुंच सके। लेकिन ये एक मिथ है फिर भी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा,
कि केवल होम्योपैथिक दवा लेने से और कितनी भी हाइट गेन की जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा काम भी उसको उसके ग्रोथ पोटेंशियल तक पहुंचाने का है। डॉक्टर साहब, आप तो पूरी बात पेरेंट्स को बताते हैं, बस किस हद तक डॉक्टर साहब आपकी प्रैक्टिस में आपने देखा कि लोग इस बात से मुतमईन हो जाते हैं? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। जो है हमें उनको यही समझाना पड़ता है कि देखो, अगर आपने पैसा जो है वह बर्बाद करना है तो इसकी न्यूट्रिशन में लगाएं और इसको रेगुलर एक्सरसाइज कराएं, इसकी डाइट अच्छी रखें, तो सामान्य रूप से भी वह जो हाइट है वह बढ़ेगी ही। इसमें किसी विशेष दवा की जरूरत नहीं होती है। अगर उसमें बच्चे में कुछ कमजोरी लगती है, हम भी कुछ सामान्य टेस्ट कराते हैं, तो फिर वो हम उसके हिसाब से उसको दवा देने का प्रयास करते हैं। उसमें भी अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं, ड्वार्फिज्म की भी दवाइयां हैं, सामान्य दवाइयां भी हैं। बेसिकली डॉक्टर धीरज, हम समझे कि जो दवाइयों का काम है वो डॉक्टर्स के देने का है। आप अपने हिसाब से अपने माइंड के हिसाब से उसको मत दीजिए। अगर आपके डॉक्टर को जरूरत लगेगी कि आपके बच्चे को किसी तरह की एक्स्ट्रा विटामिन की या कैल्शियम की या और किसी दवाइयों की जरूरत है, तो वो आपको खुद बताएंगे। अपने आप से आप प्लीज अपने बच्चे के साथ किसी तरह की कोई भी मतलब कुछ भी दवाइयाँ इस तरह से मत इस्तेमाल कीजिए। एक सवाल आपसे मेरे को करना था डॉक्टर राजेश, की क्या दिमाग और हाइट का भी कोई कनेक्शन रहता है? या जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, क्या उनके माइंड डेवलपमेंट में भी किसी तरह की दिक्कत आती है, या जिनका माइंड डेवलप कम होता है उनकी हाइट में दिक्कत आती है? नहीं, इन दोनों के आमतौर पर इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लंबे हैं उनका दिमाग तेज है या छोटे हैं उनका दिमाग कमजोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका उल्टा जरूर हो सकता है कि प्रकृति ने जिनको हाइट नहीं दी उनको दिमाग अच्छा दिया है। स्पेशली जिनको ग्रोथ हार्मोन की कमी, उनमें देखा गया है कि वो सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्लास के टॉपर्स रहते हैं। दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है। बहुत ही रेयर कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि पूरे दुनिया में 100-200 से ज्यादा केसेस नहीं होंगे। उसमें यह होता है कि आपकी लंबाई के साथ दिमाग का विकास का भी जीन जुड़ा होता है, सो उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन वो आम पब्लिक में देखने में नहीं आता है। इसलिए आम पब्लिक के लिए हम यही कहेंगे, आम जनता के लिए, कि लंबाई और दिमाग के विकास के आपस के बीच में कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर ही एक मैसेज में मैं चाहती हूँ कि आप ऐड करिए कि अभी हमने सारी बात की कि बाहर हमें किसी भी एड्स के ऊपर नहीं जाना, घर का अच्छा खाना खाना। तो यही एक मैसेज और दोबारा मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि घर पर रहकर किस तरह से हम अपने बच्चे को एक अच्छी हाइट और ग्रोथ के लिए उसको तैयार कर सकते हैं। सबसे अच्छा, हमने जैसे कार्यक्रम के शुरू में भी डिस्कस किया कि हमारा जो खान पान है वो एकदम स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें फल फ्रूट भी खाना है, नींबू भी खाना है, हरी पत्ती की सब्जी भी खानी है, हमें प्रोटीन भी खाना है, हमें फैट भी खाना है, सब कुछ हमें बराबर खाना है। बच्चा अगर बराबर एक्सरसाइज करता है उससे भी हाइट गेन में मदद मिलती है। और पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि जो कि हम काफ़ी बच्चों को भी बताते हैं कि आपके जिस दिन आपका जन्मदिन होता है उस दिन दीवार के सामने साथ में एकदम से सीधा खड़ा होके और सिर पे एक गत्ते का टुकड़ा लगा के एक दीवार पे मार्किंग कर लीजिए पेंसिल से, और अगले दिन जब आपका जन्मदिन वापस आता है अगले साल, फिर एक मार्क करके देख लीजिए और उसके बीच में अंतर देख लीजिए कितना है। अगर आपको ये अंतर 5 सेंटीमीटर से कम लगता है तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे को हम एक बार हाइट के लिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आप निश्चिंत रहिए कि बच्चे की लंबाई ठीक बढ़ रही है। बिल्कुल 5 सेंटीमीटर कम में आपको हो सकता है कि 1 साल और नाप के देख ले, इस साल नहीं बढ़ी अगले साल बढ़ जाएगी, लेकिन अगर 2 साल तक लगातार 5 सेंटीमीटर से कम बढ़ रही है 1 साल में, तो उसमें आवश्यक है कि आप अपने फैमिली फिजिशियन हैं या बच्चों के डॉक्टर हैं या फिजिशियन को या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, किसी को कंसल्ट करें ताकि आपका जो मानसिक तनाव है वो दूर हो सके कि बच्चा नॉर्मल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और साथ में जरूरत हो तो जांच भी हो सके। बहुत ही आसान तरीका डॉक्टर साहब ने बताया। अगर हम इसको फॉलो करें तो काफी हद तक हमें किसी तरह के भ्रामक प्रचारों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम विशेषज्ञ सही विशेषज्ञ के पास जाएंगे। अब मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर निशांत आपका। डॉक्टर साहब, एक तो हमें हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है, हमें मैसेज भी दें। और डॉक्टर साहब ये बताएं, कई माँ बाप चाहते हैं कि 20 वर्ष की आयु के बाद भी क्या बच्चे की हाइट बढ़ाई जा सकती है? एक तो उनके एक ईमेल हमारे पास आया है, वो ये जानना चाह रहे हैं अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे की हाइट 6 फीट तक करवाना चाहते हैं, क्या ग्रोथ हार्मोन के माध्यम से भी वो संभव है या नहीं? देखिए 20 साल की उम्र तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, जैसे डॉक्टर राजेश बता ही रहे थे कि जैसे ही प्यूबर्टी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम तक हाइट बढ़ना रुक जाती है जी। तो मैं मानता हूँ कि 16-17 साल के बाद तो हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती होगी या बहुत ही कम बढ़ती होगी। 20 साल के बाद तो बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। रही ग्रोथ हार्मोन की बात, तो हमें ये समझना होगा कि ग्रोथ हार्मोन देने से आपका जो जेनेटिक पोटेंशियल है उसके आगे आप हाइट को नहीं खींच सकते।
जेनेटिक पोटेंशियल तक हाइट आप खुद ही पहुंच जाएंगे बिना किसी इलाज के। जी। अगर आपको ग्रोथ हार्मोन की कमी है, उसी कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन देने से कुछ फायदा होगा और काफी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर आपको ग्रोथ हार्मोन की कमी है ही नहीं, आप खाली ग्रोथ हार्मोन ले लें सोच के कि मैं और लंबा हो जाऊंगा, तो आप और लंबे नहीं हो पाएंगे। आपको पैसा भी खर्चना पड़ेगा, आपको ग्रोथ हार्मोन के साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा हार्मोन आप बाहर से दे रहे हैं तो बॉडी का सिस्टम को बिगाड़ेगा, कुछ साइड इफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, पर फायदा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन का यूज तभी करें जब आपको ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी डॉक्टर बताते हैं और जब आपको ग्रोथ हार्मोन लिख कर देते हैं, अदरवाइज उसकी तरफ ना जाएं। कोई पैगाम आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें तो कृपया दें। मैं बस यही बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ये सब नुस्खे इस्तेमाल करने के सबसे बेटर है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे टेस्ट करवाएं। अगर कोई बीमारी निकलती है तो उस बीमारी का इलाज हो सकता है और नॉर्मल हाइट तक बच्चा पहुंच सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हर तरह का इलाज मौजूद है। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर धीरज, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ना लड़कियों में 15-16 वर्ष तक और लड़कों में 17-18 वर्ष के बाद हाइट नहीं बढ़नी है। तो जब हम इतने वर्ष के हो जाते हैं तो हमें सबसे जो पहली चीज़ है वह एक्सेप्टेंस, कि अपनी हाइट को हमने एक्सेप्ट करना कि मेरी इतनी हाइट रहेगी, इससे अधिक नहीं बढ़ेगी। दूसरा, अपना पोस्चर ठीक रखना। पोस्चर ठीक रखने से भी हम 1 इंच जो हाइट को, अगर हम आगे की ओर झुके हुए हैं, पीछे की ओर झुके हैं, तो हमारी हाइट वैसे ही कम लगेगी। अगर हम अपना पोस्चर ठीक रखेंगे तो 1 इंच जो हमारी हाइट है वह ठीक रहेगी। तीसरा, अपना मसल मास जो है, अपने भोजन में ही प्रोटीन्स की मात्रा को ठीक रख के अपना मसल मास जो है अच्छा रखें, तो हमारा स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, तो हम मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पर अच्छे दिखेंगे, तो हमारा जो हाइट है वह उसका हमारा चिंता कम होगी। और एक अंतिम बात जो बड़ी मजेदार सी है वह है चेंज योर फोकस। अगर हमारा सारा फोकस केवल मेरी हाइट बढ़ाने पर ही है, तो मैं कहूंगा कि अपने फोकस को चेंज करें, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट और अपनी और विषयों में अपनी जो इंप्रूवमेंट है उसको करने की ओर ज्यादा ध्यान दें, बजाय कि अपनी जो फोकस है वह सारा इस पर रखें। दुनिया में बहुत अधिक ऐसे बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जिनकी हाइट कम थी लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी जीवन में अपनी जो प्रगति करी और उच्चतम शिखर तक वह पहुंचे। तो यही अंतिम संदेश है हमारी ओर से कि आप अपनी हाइट की अगर कुछ आयु के बाद चिंता छोड़ दें और बाकी विषयों पर ज्यादा ध्यान देकर अपने को इम्प्रूव करने का। बिल्कुल हमारे सभी माहिरीन ने बहुत अच्छी हिदायतें के जो ट्रेट्स हैं वो केवल हाइट नहीं है, उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो आपको एक खूबसूरत पर्सनैलिटी बना सकती है। एग्जैक्टली। तो चलिए एक बार हमारे जो भी डॉक्टर्स ने हमें हिदायतें दी हैं उसे एक बार सम अप कर लेते हैं। तो डॉक्टर राजेश ने हमें कहा कि खाना पीना अपना अच्छा रखिए, सेहतमंद रहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, फैट्स सब कुछ लीजिए अपनी डाइट में, एक्सरसाइज कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई कि अपने हर बर्थडे पे आप दीवार का सहारा लेकर जो है खड़े होइए और अपनी हाइट को मेजर कीजिए और अपने अगले बर्थडे तक देखिए कि आप वो 5 सेंटीमीटर से, अगर 2 सेंटीमीटर आपने कहा 5 सेंटीमीटर से अगर कम रहती है तो 2 साल के बाद अगर ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता है तो आप अपने डॉक्टर की एक बार सलाह लीजिए कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और डॉक्टर निशांत ने हमें कहा कि हाइट बढ़ाने के लिए किसी भी नुस्खे का इस्तेमाल मत कीजिए, डॉक्टर से टेस्ट करवाए, घबराए बिल्कुल नहीं, हर एक कमी का इलाज मुमकिन है। और डॉक्टर धीरज ने हमें काफी सारी बातें बताई। एक्सेप्टेंस जरूरी है, एक्सेप्ट कीजिए द वे यू आर, पोस्चर अपना ठीक रखिए, मसल मास अपना ठीक रखें, स्ट्रेंथनिंग ठीक रखें, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहे और अपने फोकस को चेंज कीजिए। मतलब ये है कि अपनी बाकी जो खूबियां हैं उसको बढ़ाइए, जो भगवान की देन है उसको उसके साथ खुश रहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें कैसे हाइट बढ़ाए या किस तरह से अपनी एक्सेप्टेंस करें, अपनी जो भी हमें देन है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने हमारे साथ डिस्कशंस की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे निष्कर्ष यही निकला कि हाइट का जो हमारा निष्कर्ष है वो ये है कि हाइट हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं है। तो फोकस और चीज़ों पे भी करना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है डीडी उर्दू। बिल्कुल। और नए साल में एक बार फिर हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए मौजू पे। चलते चलते आपको फिर से एक बार आने वाले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी एक ख्वाहिश है कि आपका ये जो आने वाला साल है ये सेहतमंद रहे और आप तंदुरुस्त रहें। और साथ ही साथ फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात
कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप ज़रूर फॉलो करिए, मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। आदाब। एकॉन्ड्रोप्लासिया एक जीनियाती परेशानी है। छोटी उम्र में ही बच्चे की हार्मोन जांच से बौनेपन का पता लगाया जा सकता है। हमल के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी से भी बौनेपन का पता चल सकता है। बौनेपन को दुरुस्त तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता तरबियत के जरिए बौने अफराद एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। मुआशरे को भी इस सिलसिले में अपनी सोच बदलने की सख्त जरूरत है।